सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेली जो हमारे अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और कुछ एमसीक्यू की सीरीज हमने चालू की हुई है, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। काफ़ी लंबा जो टॉपिक है ये वो है और इसकी वीडियो लगभग इस कंप्लीट होगा ये लगभग 2 वीडियो के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं और एग्जाम्पल के साथ इनको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए एग्जाम्पल भी समझना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं, राइट। तो इसको 2 लेक्चर के अंदर हम लगभग ख़त्म करेंगे। और इससे पहले की बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं हमने कर ली हैं अकाउंटिंग की, बेसिक अकाउंटिंग की हो गई, उसके अंदर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने कर लिए हैं, हमने डेप्रिसिएशन कर लिया है। उसके अलावा बहुत सारी जो टॉपिक है हमने उसको कवर कर लिया है। उसके ऊपर आपको टॉप राइट साइड में जो लिंक दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, अभी आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। अकाउंटिंग की कंप्लीट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट है, उस पर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं 1 बाय 1, राइट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको अपने फ़ोन पे ऑन टाइम मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले समझते हैं हमारे शेयर कैपिटल को समझने से पहले कि कंपनी होती क्या है, क्योंकि शेयर कैपिटल हमारी किससे रिलेटेड है, हमारी कंपनी से रिलेटेड है। और किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और कैपिटल हमारी कहाँ से आती है, हम डिफरेंट टाइप के जो शेयर होल्डिंग होती है उससे शेयर इश्यू करते हैं, उससे हम जो कैपिटल को है वो अक्वायर करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ये है। कंपनी समझ लेते हैं पहले। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये डेफिनेशन दी हमारे प्रोफेसर हैनी ने। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाई लॉ के द्वारा बनाई जाती है और इसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि ये आपका जो इसका बिजनेस है और बिजनेस का ऑनर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और जो कंपनी का हमेशा परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि ये कंपनी हम ऐसा मान के चलते हैं हमेशा चलते रहने वाली है, कभी ये बंद नहीं होने वाली है, इसको परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है। और इसकी एक अपनी कॉमन सील भी होती है जो इसके सिग्नेचर के तौर पे यहाँ पे यूज में लाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी बात थी हमारी कंपनी की। अब यहाँ पे कंपनी के कुछ टाइप्स हैं, राइट, उसको देख लेते हैं। पहले कंपनी के टाइप्स देखने से पहले फीचर को देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हमारी कंपनी के। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज इश्यूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एज पर प्रोसीजर गाइडलाइंस गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि हमारी कंपनी कब स्टार्ट होती है, कब बनती है हमारी कंपनी, जब हमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद हम मानते हैं कि हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये इशू किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा, राइट। द लॉ कंसिडर ए कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कि इसको एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के तौर पे यहाँ पे देखा जाता है, किसकी नज़र से, लॉ की नज़र से। सेकेंड पॉइंट है ए कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, यानी कि जो इसके ऑनर होते हैं बेसिकली जो शेयर होल्डर होते हैं, इनकी चर्चा अभी करेंगे आराम से। तो ये आपका कंपनी से अलग होती है, यानी कि कंपनी एक अलग एंटिटी है और इसके ऑनर अलग हैं। तो इसको इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी इसको बोला जाता है, किसको, कंपनी को। थर्ड पॉइंट है ये कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स शेयर होल्डर, यानी कि ये हमारी कंपनी क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस वाली है, यानी कि हमेशा चलते रहने वाली है। किसी जो शेयर होल्डर है उसके डेथ से, उसके ल्यूनेसी से, उसके इंसॉल्वेंसी से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। इट कैन बी वाउंड अप ओनली बाय द लॉ, यानी कि ये कंपनी बंद की जाएगी सिर्फ कंपनी के जो लॉ के द्वारा है उसके द्वारा, कोर्ट और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जो कि लॉ के में कौन आ जाते हैं, हमारे कोर्ट या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी।
फोर्थ पॉइंट है हमारा, एवरी कंपनी हैज़ इट्स ऑन कॉमन सील विच एक्ट एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। हर एक कंपनी की अपनी एक क्या होती है, कॉमन सील होती है, जिसको एज ए सिग्नेचर यहाँ पे कंपनी के द्वारा हर अपने जो ऑफिशियल काम है उसमें यहाँ पे यूज किया जाता है। द शेयर ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पे इस कंपनी के कुछ शेयर्स ट्रांसफरेबल भी होते हैं। अभी कंपनी के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, जो आपके शेयर होते हैं उनको ट्रांसफ़र भी यहाँ पे किया जा सकता है, और ये सर्टेन केसेस में हो सकते हैं। सम कंडीशंस फॉर प्राइवेट कंपनी के लिए बेसिकली ये कंडीशंस हैं कुछ, इसके लिए वो कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो करना ज़रूरी है। उन कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद ही आप इस एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। द कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो ओनरशिप होती है, वो दो अलग अलग लोग यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं। जो आपके मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो आपके अलग होते हैं, जबकि आपके कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो आपके शेयर होल्डर होते हैं, राइट। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाई वन। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, और जिनका जो प्राइस होता है, जिनकी जो एक तरह से नॉमिनल प्राइस होता है, वो शेयर जितने शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं उतनी शेयर तक उनकी ऑब्लिगेशन होती है। तो ये थे हमारे कुछ कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की कंपनी होती क्या है और इसको कैसे फॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, और जो बेसिक टर्म्स में बात करें तो दो टाइप की कंपनी अपने पास देखने को मिलती हैं। तीन टाइप की कंपनी, एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, सेकंड होती है हमारी पब्लिक कंपनी, तीसरी होती है हमारी 1% कंपनी। 1% कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइवेट कंपनी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सेक्शन 268 इसका है, इसमें इसको डिफाइन किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कहा गया है कि एक प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके कुछ कंडीशन दी। यानी कि कहा गया है कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी जिसके पास मिनिमम जो मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो ₹1 लाख की होगी, और उसके अलावा उसके कुछ और कंडीशंस हैं यहाँ पे। उसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, यानी कि कहा गया है कि इनकी ये शेयर को अपने ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, राइट। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ द इट्स मेंबर टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स पार्ट ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा यहाँ पे इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी इट्स सिक्योरिटी, यानी कि ये डायरेक्टली पब्लिक को यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती है, और डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिक को ये इन्वाइट नहीं कर सकती है अपने जो शेयर हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये हमारी कंडीशंस होती हैं एक प्राइवेट कंपनी की। इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने जानने लायक ये हैं, इसका सेक्शन क्या है 268 है, और इसमें कंपनी जो है आपकी कितनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, ₹2 लाख होनी चाहिए। कंपनी के कितने यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर होते हैं तो 200 मेंबर होते हैं, और मिनिमम मेंबर आपके 2 मेंबर होते हैं, राइट। ये बात थी हमारे प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक कंपनी की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 इसका है, उसका 268 है प्राइवेट का, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पहली शर्त तो ये कि उसको प्राइवेट कंपनी नहीं होना चाहिए, उसके जो शर्तें हैं वो प्राइवेट कंपनी से अदर होनी चाहिए। हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख और हायर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड ए पब्लिक कंपनी। यानी कि पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी मानी जाएगी? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे। ये आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसकी शर्तें हैं, और इसमें मिनिमम जो नंबर ऑफ द मेंबर हो सकते हैं वो आपके 7 मेंबर यहाँ पे हो सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम नंबर की जो मेंबर की
लिमिट है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे 7 होना मैंडेटरी है, राइट। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 1% कंपनी की बात करते हैं। 1% कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 262 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहा गया है स्टेट 1% कंपनी इज ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। रूल 3 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 प्रोवाइड दैट। यहाँ पे कहा गया है कि कंपनीज एक्ट 2 क्लॉज 62 में इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और 1% कंपनी में सिर्फ एक ही यहाँ पे पर्सन होगा एज ए ओनर, और यहाँ पे सिर्फ 1% यहाँ पे होगा, जैसे कि इसका नाम से पता चलता है 1% कंपनी। और इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर तो ये है कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन ही, जो इंडियन रेजिडेंट जो है इंडिया का, वो ही इसको फॉर्म कर सकता है। फॉरेनर यहाँ पे जो NRI हैं वो इसको फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इट्स पेड अप कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लाख। इसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा होती है तो फिर ये या तो प्राइवेट कंपनी की फॉर्म हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट के केस में फिर यह पब्लिक कंपनी फॉर्म हो जाएगी। थर्ड है इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। इसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और ये किस तरह का बिजनेस नहीं कर सकती है, ये जो NBFC करते हैं ना, NBFC आप पढ़ते होगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं, तो उस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे ये लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। NBFC क्या होते हैं, NBFC वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत बनी गई कंपनी जो होती हैं, जो बैंक नहीं होती बट बैंक के एक इक्विवेलेंट काम करती है, यानी कि बैंक के ही तरह एक्टिविटीज़ उसमें करती है। तो ये आपकी बात थी 1% कंपनी की। अब चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ द शेयर्स। अब क्योंकि कंपनी हमने डिफाइन कर दी है, अब कंपनी हमने कोई भी इस्टेब्लिशमेंट किया कंपनी का, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, क्योंकि कैपिटल की ही सबसे पहले बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो आपका पार्टनरशिप का है, चाहे आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, या आपका कंपनी का है, तो सबसे पहले एंट्री जो करते हैं हम कैपिटल की एंट्री करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ द शेयर्स, यानी कि जो हमने इस कैपिटल एक्वायर करने के लिए शेयर को इश्यू किया, वो शेयर्स बेसिकली होते कितने तरह के हैं, कितने प्रकार के शेयर होते हैं। तो यहाँ पे जनरली 2 प्रकार के शेयर देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो जिनको हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है, जैसे कि डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें भी इनको प्रेफरेंस मिलती है। और जब आपका कंपनी बंद हो जाती है या वाउंड अप हो जाती है आपकी कंपनी, तो जो पेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, यानी कि आपके जो पेमेंट होता है वो सबसे पहले शेयर होल्डर के टर्म्स में प्रेफरेंस शेयर को मिलती है। उसके बाद जो रेजिडुअल बन गया, उसके बाद जो बच गया, फिर जाके इक्विटी को मिलता है। तो सेकेंड आता है हमारा इक्विटी शेयर। The share which are not preference share are called equity share and do not get preference in any above respect। यानी कि इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर के बाद अपना जो हिस्सा है उसको लेते हैं, और जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इक्विटी शेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ अंतर दिया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है रिफंड ऑफ कैपिटल। जब कभी भी आपका जो बिज़नेस बंद होता है तो उसमें सबसे पहले जो रिफ़ंड किया जाता है वो किसको किया जाता है, प्रायोरिटी किसको दी जाती है, आपको पता है प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी दी जाती है। पढ़ लेते हैं। ऑन वाउंडिंग ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्ड रेजिडुअल अमाउंट। यानी कि सही बात है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का देखें तो ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस टू गेट रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि इनको क्या होती है, एक प्रेफरेंस दी जाती है इनको, यहाँ पे एक तरह का आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे इनको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को, इनको हर चीज़ में जो प्रेफरेंस दी जाती है तो वाइंडिंग अप के टाइम भी इनको प्रेफरेंस दी जाएगी इनके कैपिटल जो एक तरह से कैपिटल रिफंड के लिए। और जो इक्विटी शेयर हैं वो प्रेफरेंस के बाद अपना हिस्सा प्राप्त करेंगे जो रेसिडुअल अमाउंट बच जाएगा, यानी कि जो अमाउंट बच गया उसमें से ये अपना हिस्सा यहाँ पे प्राप्त करेंगे अगर बच गया तो, अगर नहीं बचा तो फिर इनको कुछ ना मिलेगा। ठीक है,
सेकेंड है राइट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड में भी जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को देने से पहले इनको दी जाती है। और डिविडेंड इक्विटी शेयर को कब मिलता है? जब प्रेफरेंस शेयर को बांट दिया जाता है, उसके बाद इनका पेमेंट होता है। राइट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे ये रेट कर लेना इसको, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका जो रेट होता है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है, पहले से फिक्स होता है। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा, जब प्रेफरेंस शेयर की बात होती है तो हम ऐसे लिखते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ इतना इतना, या 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ इतना इतना। तो ये जो 10% और 9% होता है ये इसका रेट होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, जो पहले ही प्रिस्क्राइब्ड कर दिया जाता है कि इतने रेट से इनको डिविडेंड मिलना है और ये श्योर है। So fixed rate of the dividend prescribed on the face of preference share 9% of preference share same as in the case of the dividend is 9%। ये मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद जो आपका इक्विटी में है इसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे रेट फिक्स नहीं है और डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है इनको कि कितना यहाँ पे इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर आता है राइट टू वोट का। और वोटिंग का राइट यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके प्रेफरेंस शेयर के पास जो राइट ऑफ वोटिंग है वो नहीं होता है, जबकि आपके इक्विटी शेयर के बाद वोटिंग का पूरा राइट होता है। रिडेम्पशन की बात करते हैं। रिडेम्पशन के टाइम भी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, इनको वरीयता दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज रिडीमेबल, नाउ ए कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यानी कि प्रेफरेंस शेयर आपके क्या होने चाहिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आपके हमेशा क्या होते हैं, रिडीमेबल नेचर के होते हैं, यानी कि जिनकी पेमेंट की जाती है वो रिडीमेबल नेचर के होते हैं। जबकि आप क्या नई कंपनी के रूल में क्या कहा गया है कि जो आपके इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं उनको आप यहाँ पे इशू भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एक न्यू रूल यहाँ पे आ गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल, हाउएवर ए कंपनी में बाय बैक इट्स शेयर्स एज कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे कहा गया है कि इक्विटी शेयर कोई भी इक्विटी शेयर हमारा रिडीमेबल नेचर का नहीं होता है। और ऑल्दो आपकी कंपनी आपके जो शेयर्स हैं उनको बाईबैक कर सकती है, बट जो उनका नेचर होता है जनरल नेचर वो आपका नॉन रिडीमेबल नेचर का होता है, ठीक है, या जिसको हम इरिडीमेबल नेचर भी बोलते हैं, ठीक। तो ये बात थी हमारी, जो हमने डिफरेंस देखा आपके इक्विटी शेयर और आपके प्रेफरेंस शेयर के नेचर में। अब है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर की भी यहाँ पे बाइफर्केशन की जाती है, अलग अलग टाइप के होते हैं प्रेफरेंस शेयर। पहला टाइप होता है राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड के तौर पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक होते हैं हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरे होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन टू कन्वर्ट यानी कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। राइट टू वोट के बारे में बात करें, इसके बाइफर्केशन पे जाएं तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब इन सबको डिटेल में देखते हैं नीचे कि क्या इनकी मीनिंग होती है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड के तौर पे। डिविडेंड के प्रोस्पेक्टस में अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा क्यूमुलेटिव, दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव चीज़ वो होती है जब उनको एरियर भी मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक साल में बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस को लॉस हो गया, तो उस साल बिजनेस ने क्या किया, उस साल कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड को डिक्लेयर किया ही नहीं, ठीक है, कोई भी डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा, दो कंडीशन हो सकती हैं। खैर इक्विटी शेयर तो खैर बात की बात है, उनको तो ना भी मिले तो वो चलता है, इक्विटी का तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये रहेगा कि कंपनी उनसे बोलेगी कि आपको जो एरियर है, इस साल जो डिविडेंड नहीं दे पाए हम, उसका अगले साल एरियर के साथ हम भुगतान कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, या तो कंपनी उस एरियर का भुगतान नहीं करेगी, सीधे अगले साल का जो डिविडेंड होगा कंसर्न ईयर का वो उनको डिवाइड कर देगी। तो ये चीज़ें यहीं पर यही चीज़ कही गई है। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि जो लॉस के ईयर का
डिविडेंड बनता था उस डिविडेंड को भी अगले साल आपको देना पड़ेगा सेम ईयर के डिविडेंड के साथ। यानी कि जैसे नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट हुआ, आपने 20,000 का डिविडेंड दिया, लेकिन आपको इस साल का, जिस साल आपको लॉस हुआ था और आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, उस साल का भी प्लेस करके आपको एरियर के तौर पे उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। ये हमारा होता है क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका नेचर। अब बात करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव की। नॉन क्यूमुलेटिव वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको एरियर का पेमेंट नहीं किया जाता है, जिनको करंट ईयर का कर दिया जाता है, बस बात खत्म। जो एरियर पहले का रह गया उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे यही चीज़ें लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दिस प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर एंटाइल्ड टू रिसीव एरियर और डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्यूमुलेटिव नेचर के हो गए। नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के कौन से हो गए, जिनको कोई भी डू नॉट हैव एनी राइट टू रिसीव एनी एरियर ऑफ डिविडेंड, तो एरियर जिनको प्राप्त करने का कोई हक नहीं है, तो वो आपके नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो जाते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं पार्टिसिपेशन के बेस पे। ये हमने देखा था डिविडेंड के बेस पे, अब प्रोस्पेक्टस चेंज करके हम पार्टिसिपेशन के बेस पे देखेंगे। इसमें दो तरह की हमारे प्रेफरेंस शेयर होती हैं, एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, दूसरा आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, सच शेयर इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट इफ़ एनी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है पार्टिसिपेशन के दो मीनिंग होती हैं। एक तो ये कि जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना, उसमें ये पार्टिसिपेट करने के हकदार होते हैं, और दूसरी बात जो आपके डिविडेंड तो आपने उनको दे दिया, लेकिन जो कंपनी को सरप्लस हुआ उसमें भी इनका कुछ हिस्सा रहता है पार्टिसिपेटिंग वालों का। ठीक है, डिविडेंड के अदर भी इनको जो आपकी सरप्लस हुई है आपके बिजनेस की, उसमें से कुछ हिस्सा इनको दिया जाता है। इनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दी शेयर्स जिनको आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, ठीक है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है, और उसके अलावा इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दे दिया जाता है, उसके बाद इनको सरप्लस से कोई भी हिस्सा इनका नहीं बनता है, इनके राइट में नहीं जाता है। तो ये चीज़ आपकी आती है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर में। फिर आता है रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि कन्वर्टिबिलिटी के प्रोस्पेक्टस में हम देखें तो दो तरह की यहाँ पे होती हैं। एक होती है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और एक होती है हमारी नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम करना चाहें तो इक्विटी शेयर्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आगे आपके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट, तो कन्वर्टिबिलिटी में। नॉन कन्वर्टिबिलिटी वो होते हैं दोज प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट हैव द राइट ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर होना है लेकिन वो हो नहीं सकते, तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। फिर हमारा लास्ट है रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के बेस पे यहाँ पे दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल जैसा कि आपको पता ही है, जिनका क्यों पेमेंट हो पाएगा, आर दोज प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिडीमेड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड फॉर दियर पेमेंट और अर्लियर। यानी कि जो कंपनी ने यहाँ पे उनके पेमेंट करने का टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स किया है, तो उस टाइम पीरियड या उससे पहले उनका पेमेंट हो जाएगा, तो दीज शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड, दीज शेयर्स are called redeemable preference share. On the opposite side, irredeemable preference shares are those shares who do not have the right to redeem. ठीक है, जिनके पास रिडीम होने का हक नहीं, यानी कि जिनका हमें पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, नाउ ए कंपनी कैन नॉट इश्यू रिडीमेबल शेयर। यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि कंपनी इरिडीमेबल शेयर्स को अब इश्यू नहीं कर सकती है, राइट। तो ये बातें थी कुछ हमारे इक्विटी, जो हमने प्रेफरेंस शेयर की पढ़ी थी। इक्विटी शेयर को हमने समझा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को देखा, प्रेफरेंस शेयर के कुछ जो आपके कैटेगराइजेशन है उसको हमने यहाँ पे देखा। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं अकाउंटिंग की, वो क्या क्या हैं, उसी पे बेस पे हमारे जो आगे जो बेसिक जर्नल एंट्रीज होंगी, जो अकाउंट्स हमारे बनेंगे, तो वो इसी बेस पे बनेंगे, राइट। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले समझते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है।
ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है इट इज़ द मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर एन अलॉटमेंट टू एनी सिक्योरिटी इज मेड। यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये एक तरह का अमाउंट है, ठीक है, जिसमें कहा जाएगा कि ये एक लिमिट पीरियड है जो आप पब्लिक को दोगे सब्सक्राइब करने के लिए। यानी कि जो आप अपने प्रोस्पेक्टस में अलॉट करोगे उसकी एक यहाँ पे लिमिट है जो लोअर लिमिट है। फिर है प्रोस्पेक्टस। क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है आपका एक इनविटेशन टू पब्लिक, जो आपका होता है वही आपका प्रोस्पेक्टस होता है। यानी कि आप पब्लिक को ऑफर करते हो आओ हमारे शेयर्स को परचेज करो। उसमें आपके प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, उसमें आपके कंपनी की डिटेल्स होंगी, शेयर्स जो आपके शेयर्स की डिटेल्स होंगी, और उसके अलावा जो भी आपके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आपके शेयर्स अलॉटमेंट से, शेयर्स से रिलेटेड, तो सारी आपकी चीज़ें उसमें प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड रहेंगी। तो ये आपका डिटेल जो नोट है वो आपका प्रोस्पेक्टस होता है। ये आपका इनविटेशन है एक पब्लिक को, राइट। फिर आती है बात कैपिटल की। कैपिटल हम लोग सभी समझते ही हैं कैपिटल होती क्या है। ये आपके एक तरह से आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है बेसिकली जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। मीन्स amount invested in the business for the purpose of the earning revenue in case of the company is contributed by the public and people who contribute money are called shareholder। यानी कि कैपिटल हमारी वो हो गई, वो पैसा हो गया जो हम बिजनेस में लगाते हैं अपने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को चालू करने के लिए, ठीक है। और ये कैपिटल को कहाँ से एक्वायर किया जाता है? ये पब्लिक से कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो हमारे कैपिटल में यहाँ पे कैपिटल के बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम उनको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। वो हमारे शेयर को परचेज करेंगे, शेयर को परचेज करने के बदले में हमें क्या देंगे? पैसा देंगे, तो उससे हमारी क्या होगी? कैपिटल इंक्रीज होगी। शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल होता है कैपिटल रेज्ड बाई इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। देखो कैपिटल हमारी कैपिटल और शेयर कैपिटल, कैपिटल तो फॉर्मल टर्म्स में हमने बोल दिया कि कैपिटल हमारे एक तरह का पैसा होता है, ठीक है। शेयर कैपिटल वो कब बनती है? जब कंपनी क्या करती है? उसको इशू कर देती है शेयर को, और उस शेयर को क्या करेगी? उसके बाद उसको अलॉट कर देती है। तो वो हमारा जितना पैसा हमारे पास निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग तरह की कैपिटल होती है। पहली होती है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी वो कैपिटल है जिससे ज़्यादा कैपिटल हम अपने लाइफ टाइम में यहाँ पे इशू नहीं कर सकते हैं। ये हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है। जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी बोल दी 5 लाख की है, तो हम अपने लाइफ टाइम में 5 लाख से ज़्यादा की जो सब्सक्रिप्शंस है वो यहाँ पे ले नहीं सकते, यानी कि हम इशू नहीं कर सकते हैं 5 लाख से ज़्यादा। अगर हमें इशू करना है तो उसके लिए हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। बट विदाउट अमिटमेंट आप 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे रेज नहीं कर सकते हो, आप अपने शेयर्स को इशू नहीं कर पाओगे। ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। उसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आप पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक को आपको लेने के लिए आप क्या करते हो? इश्यू करते हो कैपिटल, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल थी पूरी की पूरी आप क्या करोगे? पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए दे दोगे, ठीक है। उसका एक पार्ट आप करोगे, वो आप पब्लिक को दोगे सब्सक्रिप्शन के लिए। जितना पार्ट आपने दिया वो आपका इश्यू कैपिटल कहलाता है। इट कैन नॉट एक्सीड ऑथराइज्ड कैपिटल। बेसिक सी बात है कि ये आपका एक ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है, तो ये कैसे एक्सीड कर जाएगा हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल को? तो ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि ये कम होगी इश्यूड कैपिटल, क्योंकि ये एक हिस्सा है हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल का। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? देखो इश्यूड कैपिटल होती है हमारी जो हमने पब्लिक को इनविटेशन दिया सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसके 2 पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। जब हमने पब्लिक को ऑफर दिया तो उसके 2 पार्ट हो गए, एक तो आपका कॉल्ड अप हो गया और एक आपका नॉन कॉल्ड अप हो गया, यानी कि आप इसको कॉल नहीं करोगे। जितना अमाउंट आपने पेमेंट करने के लिए बोला, ठीक है, तो वो हो गया हमारा कॉल्ड अप। जो अमाउंट आप नहीं बोलोगे
तो वो आपका रिजर्व हो जाएगा, यानी कि उसको आपने अभी तक नहीं बोला है तो वो नॉन कॉल्ड अप हो जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गई? इट इज़ द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर दैट हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवार्ड द शेयर, यानी कि शेयर्स के टुवार्ड्स में आपने जितना अमाउंट का, ठीक है, किसको, पब्लिक को बोला कि आप इतना पेमेंट करो। जैसे आपका 10 रुपीज़ का शेयर था, ठीक है, ये शेयर आपके अलग अलग उसमें इंस्टॉलमेंट में एक तरह से कह सकते हैं बटा होता है। जैसे कि आपका पहला एप्लीकेशन की मनी होती है, फिर आपके अलॉटमेंट की मनी होती है, फिर आपके अगर कोई फर्स्ट कॉल है उसकी मनी होती है, फिर सेकंड कॉल होती है, फिर फाइनल कॉल होती है। तो इस तरह से चलती है चीज़ें। एक साथ पूरा पैसा नहीं मांगा जाता है, ठीक है, पूरा पैसा कंपनी नहीं मांगती है, वो इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे पैसा मांगेगी। तो ये जो इंस्टॉलमेंट की बात है, अगर 10 रुपये का शेयर था तो हो सकता है कि 10 रुपया में से वो पूरा का पूरा ना मांगे, हो सकता है कि वो आपकी जो अलॉटमेंट तक की है मनी उसको मांगे, उसके आगे की मनी को रिजर्व के तौर पे रखे आगे के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। आपने कॉल्ड कर दी कैपिटल को, आपने कहा कि इतना आप पेमेंट करो, उसमें से जितने लोगों ने अगर पूरा पेमेंट किया, जिसने जिसने पेमेंट किया उसको बोल देंगे पेड अप कैपिटल, और जिसने पेमेंट नहीं किया, जो डिफ़ॉल्ट कर गया, उसको बोल देंगे अनपेड कैपिटल। किस में से? जो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल थी उसके अंदर से। कॉल्ड अप कैपिटल आप कॉल्ड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आपने कॉल करी, आपने कहा पब्लिक से कि 10 रुपये का हमारा शेयर है, चलो हम अभी 8 रुपये ही आपसे मांग रहे हैं, 2 रुपया नहीं मांग रहे हैं। तो आपका क्या हो गया? कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया आपका? 8 रुपये आपका हो गया। उस 8 रुपये में से अगर लोग आपके पूरे 8 रुपये का पेमेंट करते हैं तो वो आपका पेड अप कैपिटल हो जाता है। जितने लोग आपके 8 रुपये का पेमेंट पूरा कर पाएंगे वो आपके पेड अप कैपिटल हो जाएंगे, और जो लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे वो आपके अनपेड कैपिटल हो जाएंगे, राइट। फिर आता है रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल जो मैंने बोला कि जिसको कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है, जो अनकॉल्ड कैपिटल है, वो आपका रिजर्व कैपिटल बन जाती है। रिजर्व कैपिटल मतलब जिसको कंपनी को जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको कॉल करेगी, तब उसको मंगाएगी। क्योंकि कंपनी कभी कभी क्या करती है, कंपनी को डर होता है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए, तो कंपनी कुछ अमाउंट को रोक के रखती है और कहती है कि आप ये सिर्फ अमाउंट तब देना जब हमारी कंपनी बंद होने की स्थिति पर आएगी या वाइंडिंग अप होगी, तो उस टाइम पर हम जो अपनी ऑब्लिगेशंस का पेमेंट करेंगे उस समय हम आपसे ये पैसे को मंगाएंगे। तो ये जो पैसा है वो आपका रिजर्व कैपिटल हो जाता है, राइट। इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंक्रीज्ड कैपिटल और पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ये पोर्शन किसका है? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का है, ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी विच कैन बी कॉल्ड ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि वाइंडिंग अप के टाइम पे इसको मंगाया जाएगा। तो ये आपका रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वो तो रिजर्व कैपिटल था, ये कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व वो अकाउंट होता है अगर हम अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं। प्रीमियम इन द सेंस कि आपके क्या किया, आपके शेयर का रेट जो है 10 रुपीज़ था, ठीक है, आपने कितने पे इशू किया? 12 पे इशू कर दिया, तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा आएगा ना वो आपके लिए प्रीमियम है। ये प्रीमियम एक तरह से अपनी कंपनी को ओवर स्टेटेड करने के लिए होता है, अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए बाजार में होता है। तो जिस कंपनी की आपकी अच्छी रेपुटेशन होती है वही कंपनी यहाँ पे प्रीमियम पे अपने शेयर्स को इशू करती है, यानी कि जो उनकी फेस वैल्यू का मतलब है जो ओरिजिनल प्राइस है उनका, वो तो 10 रुपये है, लेकिन वो पब्लिक को इशू करेंगे 12 रुपये में। तो वो 2 रुपये जो पर शेयर के हिसाब से उनको मिलेगा वो उनका क्यों है? प्रीमियम कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में क्या आता है? इट इज़ प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट डिविडेंड, इट इज़ रिप्रेजेंट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द हेडिंग ऑफ द शेयर होल्डर फंड। यानी कि जो अमाउंट मैंने बोला ना कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट आया, प्रीमियम का अमाउंट आएगा वो आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, और ये जो पैसा है, ये जो इनकम हुई उसका आप डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। इसका क्या यूज़ होंगे उसका मैंने नीचे अभी डिटेल डाली है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसको अभी देखेंगे, लेकिन आप डिविडेंड का इसका नहीं बांट सकते हो, राइट। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट है, देखो। सबसे पहले थी ऑथराइज्ड कैपिटल, उसके 2 पार्ट हुए, इशू कैपिटल, अनइशू कैपिटल। अनइशू का तो इशू ही नहीं है, ये तो साइड हो गई, ये तो इशू किए ही नहीं गए हैं। इशूड कैपिटल के 2 पार्ट हो गए, एक सब्सक्राइब कैपिटल, एक अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जो हमने सब्सक्राइब करवाई, लोगों से कहा सब्सक्राइब करो, उसमें से हमने कुछ कॉल की कुछ नहीं की,
तो कॉल्ड कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड कैपिटल के दो पार्ट हो गए, कॉल्ड हमने करी, कुछ पब्लिक ने पे किया जिसको हम पेड अप कैपिटल बोलेंगे, कुछ पब्लिक ने पे नहीं किया जो कॉल से एरियर हो गई, यानी कि उसका पेमेंट नहीं कर पाया, जो शेयर होल्डर था उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। और अनकॉल्ड कैपिटल के दो पार्ट हो गए, अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। यानी कि रिजर्व कैपिटल वो चीज़ें हो गई जो हमारे जो डिविडेंड का पेमेंट है उसको करने के लिए नहीं होती हैं, वो हमारे स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हैं मुझसे, जैसे हमारे किसी प्रकार के एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ करना है, उसके बोनस शेयर्स को इशू करना है, इसके अलावा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सपेंडिचर आपने कुछ करी हैं उसको आपने करना है, शेयर के अलॉटमेंट के लिए उसने कुछ एक्सपेंडिचर आपने करी हैं उसको आपको पेमेंट करना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। वो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कहाँ स्टोर है, आपके रिजर्व कैपिटल रिजर्व में आपका इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसके पार्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये आपकी लिमिट होती है, इससे ज़्यादा आप अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इश्यू करेंगे शेयर्स को, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोली थी जो ऊपर, ये प्रीमियम पे इशू किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा जिसको हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स ऑफ प्रीमियम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस अमाउंट का हम कहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो शेयर प्रीमियम अमाउंट है। जैसे मैंने बोला ना 10 रुपये का हमारी फेस वैल्यू थी शेयर की, हमने इशू किया 12 रुपये का, तो 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जैसे 20,000 शेयर थे तो एक शेयर का 20,000 गुणा 2, 40,000 का जो अमाउंट अपने पास आया वो हमारा है शेयर ऑफ प्रीमियम। तो वो प्रीमियम का हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पहला, इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर टू शेयर होल्डर। यहाँ पे शेयर नहीं बोला है, बोनस शेयर बोला है। तो बोनस शेयर में हमारे क्या होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपके एक तरह से आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ द कैश नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा बोनस शेयर में। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज क्या होते हैं, आपके कंपनी के स्टार्टिंग के जो इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे होते हैं, चाहे नोटरी के खर्चे हों, चाहे आपके इस तरह के कोई भी लीगल चार्जेस हों जो आपके कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस थे, उनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज बोलते हैं। उसके यहाँ पे रिटर्न ऑफ करनी है, उसकी पेमेंट आप कर सकते हो। थर्ड है राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इश्यू एक्सपेंसेस कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी। यानी कि किसी प्रकार का कोई आपने कमीशन पे करना है या उसके बाद कोई भी सिक्योरिटी इश्यू एक्सपेंसेस हैं तो उसका आप यहाँ पे इजीली आप किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का आप यूज करके पेमेंट कर सकते हो। फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। यानी कि आप क्या कर सकते हो, रिडम्पशन के टाइम पे आप प्रीमियम जो आपका पेएबल है उस प्रीमियम का आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो रिडीमेबल के टाइम पे। ठीक है, और फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर ऑफ द सेक्शन 86, यानी कि अपने शेयर्स को भी आप यहाँ पे बाई बैक कर सकते हो। ठीक है, किसका यूज करके, शेयर प्रीमियम अमाउंट का यूज करके। ये आपकी बात थी किसकी, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम जब होता है। एट पार पे होता तो किसी प्रकार का कोई यहाँ पे प्रीमियम नहीं आता है, क्योंकि 10 रुपये का आपका शेयर था तो ये 10 ही रुपये का यहाँ पे इशू किया जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पे प्रीमियम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री किससे रिलेटेड हैं, जब हम इशू को शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कौन सी एंट्री डाली है, प्रीमियम वाली केस को लिया है। अगर हम यहाँ पे एट पार पे कर रहे हैं, एट डिस्काउंट पे करना तो यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, कंपनी एक्ट ने यहाँ पे इसको मना कर दिया है कि आप डिस्काउंट पे शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, एक केस तो बनता है हमारा एट पार, यानी कि जितने रुपए का था उतने ही रुपए का हमने यहाँ पे इश्यू किया। दूसरा केस बनेगा आपका एट प्रीमियम। तो प्रीमियम के टाइम पे आप क्या करोगे, जितना आपकी फेस वैल्यू थी उस फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे चार्ज करोगे। तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम की एंट्री भी साथ में की हुई है और मैं समझाते रहूँगा कि प्रीमियम की एंट्री हटा के आप फेस वैल्यू के टाइम पे कौन सी एंट्री कर सकते हो। राइट, सब एंट्री सेम ही है, एक दो एंट्री छोड़ के। पहला देखिए, कभी भी होता क्या है, जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं ताकि आपको ये जनरल एंट्री में कन्फ्यूजन ना हो। अगर हम बिज़नेस को स्टार्ट करते तो हमारी सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है, क्योंकि जब हमारे बिजनेस में फर्स्ट टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो यह एंट्री हम लोग करते हैं, राइट। तो यही एंट्री यहाँ पे करेंगे, बस इनडायरेक्टली करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ आपको। एंट्री सेम वही बनेगी आपकी। देखो, एप्लीकेशन मनी, कभी भी जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इश्यू करती है, शेयर इश्यू करती है तो सबसे पहले एप्लीकेशन मांगती है। उस एप्लीकेशन पे कुछ जो है फीस होती है, वही एप्लीकेशन की फ़ीस को एप्लीकेशन मनी बोला जाता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कहीं पे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो कोई, तो ऐसा है कि आपके साथ एग्ज़ाम फॉर्म की कुछ फ़ीस भी होती है, तो उस फीस को क्या करते हो आप, एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई तो सभी लोग करते हैं ना, सिलेक्शन की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे, अप्लाई की हो रही, तो अप्लाई तो कोई भी करता है, तो वो जो अप्लाई करते हैं उस फीस का भी उसके साथ पेमेंट करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, राइट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कभी भी हमें मनी रिसीव होती है तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि चेक में यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक। किस चीज़ का है ये, तो शेयर कैपिटल का। ये एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपल से एंट्री है, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि हमारी एसेट है और एसेट हमारी डेबिट होती है जब बढ़ती है, तो पैसा हमारा बढ़ गया तो डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन का है तो आपका डेबिट हो जाएगा। ये था हमारा किसका, शेयर एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होती है। सेकंड आएगा अब, जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन मनी, यानी कि जब हमने एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हम जो हमारी एप्लीकेशन मनी है उसको कैपिटल शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन अकाउंट होता है वो शेयर कैपिटल का होता है। अलॉटमेंट जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जो ये अकाउंट है ये टेम्प्रेरी अकाउंट है। कंपनी का परमानेंट अकाउंट क्या है, वो है आपका शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में ही ये सारे की सारी अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी किसकी, जब हमने पार पे इशू किया, यानी कि फिक्स जो जितने रुपए का था उतने पे इशू किया। बट नीचे एक और एंट्री आई है जो है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये कब एंट्री आएगी, जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम, जो अब आप प्रीमियम पे अपने शेयर्स को इशू करोगे, तो उस केस में आपके कुछ एप्लीकेशन पे भी यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट होगा। जैसे बोला गया कि आपको 2 रुपये की एप्लीकेशन है तो उसमें आपको +2 करके दे दिया जाएगा, 2 रुपये इसमें प्रीमियम भी है, ठीक है। तो जो 2 रुपये प्रीमियम था उसको भी हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में। और सॉरी, इसको हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे। हमने इसमें 2 एंट्री क्यों करी है, क्योंकि देखो इसमें जैसे हमने एप्लीकेशन में के मनी में 2+2 मंगाया था, तो 2 रुपये तो हमारा कहाँ चले जाएगा, शेयर कैपिटल के अकाउंट में चले जाएगा। और जो 2 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का था वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। क्योंकि ये जनरल चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको मेंटेन करते हैं अलग अकाउंट में सारे को, ठीक है। तो इसके लिए इसको भी मेंटेन किया गया है। पार की जब बात आएगी तो इस एंट्री को काट दोगे, ऐड पार जब होगा तो बस एंट्री इतनी ही होगी, शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की। दूसरी एंट्री की हो गई बात, अब आ गया अलॉटमेंट। हमने क्या कर दिया, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में, यानी कि हमने अपने जो एप्लीकेंट थे, जो सेलेक्ट करने थे उन्हें हमने सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे शेयर, ठीक है। अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री आएगी, फिर उसके बाद उसका हम पैसा मांगेंगे। ड्यू और पैसा मांगना, इन 2 चीज़ों में डिफरेंस समझेंगे पहले। देखो होता क्या है, जब भी आप क्या लगते हो, अपने घर पे लाइट का कनेक्शन लगाते हो, यहाँ पे तो क्या किया था ना हमने, डायरेक्ट आप सोचोगे यहाँ पे तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एप्लीकेशन मनी को डायरेक्टली रिसीव कर दिया था फर्स्ट टाइम ही, हमने कोई ड्यू किया ही नहीं पेमेंट। यहाँ पे किसी प्रकार का ड्यू क्यों नहीं किया, तो इसी को मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि नीचे हमने पहले अमाउंट को ड्यू किया है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, अलॉटमेंट की मनी को ड्यू किया है हमने, एप्लीकेशन की मनी को ड्यू क्यों नहीं किया, उसके डायरेक्ट क्यों हमने पैसा खींच दिया उसका। तो इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो। आप क्या करते हो अपने घर में, आप क्या करते हो, लाइट आप लगाते हो, बिजली, तो सबसे पहले लाइट के कनेक्शन के लिए आप लोग अप्लाई करते हो। तो उस समय क्या करते हो, डायरेक्टली जाके हम लोग क्या करते हैं, लाइट के जो एप्लीकेशन जो आपका कनेक्शन है उसका पेमेंट डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। वो हमारे किस में आ गया, एप्लीकेशन में आ गया। उस समय हमसे कोई नहीं पूछता कि कुछ नहीं पूछता, वो कहता है इतनी फ़ीस है आप जमा करो, आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ जमा हो जाएगा, बाद में हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो हम उसको कर देंगे कनेक्शन को। तो ये बात होगी हमारी किसकी, एप्लीकेशन में डायरेक्टली हमने पैसा देना है, पहली चीज़।
वो एप्लीकेशन की बात हुई। अलॉटमेंट की बात मतलब कंपनी क्या करती है, उसके बाद आपकी यूपीसीएल जो भी आपकी कंपनी है, आपकी जो लाइटिंग की कंपनी है, वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, ठीक है, सब कुछ चेक करेगी। उसके बाद आपको कहेगी ठीक है हमने आपको कनेक्शन अलॉट कर दिया, और घर पे आके आपके कनेक्शन लगा जाएगा। तो उसका आपको कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि आपने जितना पैसा देना था एप्लीकेशन पे दे दिया, उसके बाद आपका मीटर लग गया घर पे और सब कुछ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका जो बिल आएगा, उसके बाद जब पहले पैसे मांगा जाएगा आपसे या पहले बिल मांगा जाएगा, सीधी सी बात है, पहले बिल आएगा। तो बिल हमारा क्या है, यानी कि बिल का अमाउंट मतलब वो अमाउंट ड्यू हुई है, उन्होंने वहाँ से ड्यू करी उस अमाउंट को, तो उस अमाउंट को ड्यू करी तो आपका बिल जनरेट हुआ, बिल जनरेट हुआ तो आप उसकी पेमेंट करोगे। तो पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, उसके बाद उसको पेमेंट करेंगे। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक। लेकिन एप्लीकेशन में क्या करेंगे, एप्लीकेशन में तो हमें डायरेक्टली पैसा पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम सीधे ही यहाँ पे कैश या बैंक पेमेंट कर देंगे। लेकिन और एंट्रीज में सब में हम पहले ड्यू करेंगे, फिर उस एंट्री का पेमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए अब अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू होगी तो उसकी क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, किससे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये आपका ड्यू हो गई एंट्री। और दूसरी इसमें एक एंट्री और आएगी, शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्यों आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे इसमें भी अलॉटमेंट में भी आपका कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। जैसे 3 रुपया बोला है तो 2 रुपया बाई चांस इसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का हो सकता है, 3 रुपया आपका अलॉटमेंट का हो सकता है। तो इस तरह से आपकी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर, ये आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल होगा, ठीक है, इसको आप जरा सा सुधार लेना। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपका एंट्री होगी, और उसके बाद शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम तो आपका होना ही होना है, तो ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी ड्यू हो गई। अब जब रिसीव हो गया पैसा तो रिसीव की एंट्री तो सीधी सीधी है, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये आपकी रिसीव जब मनी हो गई वो हो गई। अब सारी एंट्री ऐसी होनी है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अब कॉल मनी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, सी है ये, ठीक है, ये कॉल है, CALL, कॉल मनी जब हमारी ड्यू हुई तब की एंट्री हमारी क्या रहेगी, शेयर कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो आपकी रही पार पे। और अगर इसमें प्रीमियम है कोई तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ये आपकी ड्यू हुई एंट्री, यानी कि बिल बन गया। अब इसकी पेमेंट हो गई, ये रिसीव हो गई, हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसा हमें मिल गया टू शेयर कॉल अकाउंट, और इसके ये आपकी पूरा का पूरा इसका पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ जनरल एंट्री। एक और क्रक्स मैं इसका आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने पहले एंट्री क्या पढ़ी हुई है, एंट्री आपने क्या पढ़ी है कि आपका जब भी पैसा बिजनेस में लगता है तो आपका होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई एंट्री नहीं हो रही है, तो बिजनेस हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, और आपने तो कहा था कि सब जगह एक एंट्री होती है, ठीक है, आप यही सोच रहे होगे। तो इस एंट्री को कैसे सेटल किया जाता है, देखो पहली चीज़ यहाँ पे पहले एंट्री देखो, इन 2 एंट्री पे आप ध्यान देना। पहली एंट्री हमारी क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, और दूसरी एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल है, ये कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिलहाल ये सिक्योरिटी प्रीमियम का हम छोड़ देता है, ठीक है, ये छोड़ दी। पहली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। और उसके बाद दूसरी देखो, शेयर जब हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव की तो उसकी एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि किया क्या है इसमें, हमने शेयर अलॉटमेंट मनी को एक बार क्रेडिट किया है, एक बार डेबिट किया है। अगर कोई भी एंट्री एक बार क्रेडिट होती है, एक बार डेबिट होती है, तो सीधी सी बात है हमारी वो एंट्री एलिमिनेट हो जाती है। तो उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एक बार डेबिट हो गई, एक बार क्रेडिट हो गई। अब देखो हमारी नेट एंट्री क्या बचती है, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधी सी बात है वही तो बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो एंट्री मैंने बोली थी वही तो यहाँ पे बन गई। तो इनडायरेक्टली मैंने इसीलिए कहा था कि इनडायरेक्टली यहाँ पे एंट्री की जाती है, पैसा एक साथ नहीं मंगाया जाता है, बल्कि इंस्टॉलमेंट वाइज यहाँ पे मंगाया जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या ये कॉल पे भी काम करेगी, कॉल मनी जब रिसीव होती है, बिल्कुल कॉल पे भी करेगी। देखो शेयर कॉल अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, यहाँ शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट है, काट दो, तो एंट्री ख़त्म। क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट बचा, सिक्योरिटी प्रीमियम की हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री जो हमारी कैपिटल जब बिजनेस में आती है तो उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। तो इस तरह से इसकी जनरल एंट्रीज की जाती है। इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले क्या होती है,
एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। मनी रिसीव होती है, लाइट का एग्जांपल ले लेना, आपने डायरेक्ट जाके हाइडिल में पैसा दे दिया, तो आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। पेमेंट आप अब पेमेंट कर रहे हो तो अभी हम यहाँ पे मालिक हैं, अभी हम बिजली कंपनी वाले हैं, ये मान के चलो। तो बिजली कंपनी वालों को पैसा मिला सीधा सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। किसका पैसा है, शेयर एप्लीकेशन का है, तो शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा। दूसरी बार में ध्यान रखना, पहले क्या होगा हमारा, उसके बाद हम इसको, जैसे कि हमने पहले सारे जितने एप्लीकेशन थे, ऐसा तो है नहीं ना, जितने एप्लीकेशन थे सारे के सारों को यहाँ पे कनेक्शन अलॉट हो गया, ऐसा तो है नहीं। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ फेक डॉक्यूमेंट होंगे, किसी के कुछ होगा, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ जो होंगे उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो जिनको सेलेक्ट किया है उनकी जो एप्लीकेशन का पैसा है ना, उसको हमको शेयर कैपिटल के अकाउंट में डालना पड़ेगा। जो पैसा शेयर एप्लीकेशन का था वो जाएगा शेयर कैपिटल के अकाउंट में, और जो प्रीमियम का पैसा था, अगर कुछ प्रीमियम भी था उस पर, तो वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट पर, राइट। ये दोनों बाइफर्केशन हो गई। इन दो एंट्री के बाद सिंपल से एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दो, अलॉटमेंट डेबिट कर दो, कैपिटल शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो। अगर यहाँ पे प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दो। ये आपने सीधे सीधे क्या कर दी, ड्यू कर दी अलॉटमेंट मनी की। ड्यू हो गई तो रिसीव हो जाएगी, अब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, हमें पैसा मिल गया। किसका पैसा मिला, शेयर अलॉटमेंट का, बेसिक सी बात है। फिर क्या है थर्ड वाला, फिर क्या, कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी ड्यू तो सीधे सीधे शेयर कॉल मनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेकंड वही आपके शेयर कैपिटल और प्रीमियम, अगर प्रीमियम है तो ठीक है, नहीं है तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपकी कॉल मनी ड्यू हो गई। उसके बाद जब रिसीव हुआ कॉल मनी, तो आपका अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और शेयर कॉल आपकी क्रेडिट हो गई, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे बोला जाता है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी लगा सकते हो, शेयर फर्स्ट कॉल। और उसके बाद सेम एंट्री आपकी, एक ड्यू की एक रिसिपेंट की, आपकी जो आपकी एंट्री होगी शेयर की, सेकंड कॉल की भी एंट्री होगी। तो ये बेसिक सा हमारा, बेसिक बोलो या आप इसको जो नहीं समझते उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड बोलो, तो ये आपकी जनरल एंट्रीज थी। आई होप ये क्लियर है, इसको भूलने वाला रटने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको समझना है चीज़ों को कि कैसे हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसको कैसे जो कंपनी है वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी तो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। शेयर कैपिटल में उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी, बिल जनरेट करेगी, आप इसको ध्यान में रख लेना। बिल जनरेट करेगी तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कंपनी को पैसा रिसीव होगा। कंपनी को पैसा रिसीव हो गया, उसके बाद वो क्या करेगी, फर्स्ट कॉल करेगी, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी। फर्स्ट कॉल पैसा आपने ड्यू कर दिया, उसके बाद वो पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद सेकंड कॉल होगी तो उसका पैसा ड्यू होगा, उसका पेमेंट होगा, सीधी सी बात है। तो यही इसकी जनरल एंट्री बनती है। अब यहाँ पे कुछ बात और कर लेते हैं, अभी टाइम है। अब यहाँ पे बोला है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। यहाँ पे बोल रखा है कि ए कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर एट डिस्काउंट अदर देन स्वीट इक्विटी शेयर। अब ये स्वीट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर ही आपके डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, ये ऐसा बोला गया है। उसके अलावा आप कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे यहाँ पे इशू नहीं कर सकते हो। स्वीट इक्विटी शेयर बेसिकली वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो उनके प्रमोटर्स को ये बेसिकली कंपनी इशू करती है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं या उनके स्टेक होल्डर हैं कोई, तो उनको ये जो इशू करी जाती है ये आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं। और ये आपके जनरली डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। उनको एक तरह से आपका कोई भी मॉनेटरी आपके कह सकते हैं मोटिवेशन देने के लिए या फिर आपका इनकरेज करने के लिए आप उसको इशू करा सकते हो डिस्काउंट प्राइस पे, राइट। तो उनको एक तरह से आप क्या कर देते हो, प्रिविलेज दे देते हो शेयर्स को बाई करने के, अपनी ही कंपनी के शेयर्स को। ये आपका था इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास शेयर इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। इसमें देखो होता क्या है, कंपनी कभी कभी क्या करती है, शेयर्स को उसको कैश, उसके बाद लिक्विडिटी काफ़ी रहती है कंपनी के पास। कंपनी बोलती है कि मेरे पास काफ़ी पैसा है और मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे किसकी ज़रूरत है, एसेट की ज़रूरत है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है हम कैश के लिए यहाँ पे शेयर्स को इश्यू नहीं करेंगे, हम कैश अदर देन कैश के लिए यहाँ पे करेंगे, यानी कि हम किसी की एसेट को एक्वायर करेंगे और उसके बदले में उसको शेयर्स यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा केस होता है जब हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा किसी और चीज़ के लिए यहाँ पे एक्सचेंज करती है शेयर को। थोड़ा देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
आई होप देखते हैं कल करेंगे अभी, क्योंकि 53 मिनट्स यहाँ पे हो चुके हैं। व्हेन ए कंपनी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट और बिजनेस एंड मेक्स द पेमेंट टू द वेंडर इन फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स इन प्लेस ऑफ कैश, इट इज़ कॉल्ड द इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि कंपनी क्या करती है, परचेज कर लेती है फिक्स्ड एसेट को, किसी वेंडर के फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर लेती है, उसके बदले में उसको कैश का पेमेंट नहीं करती है, उसके बदले में क्या करती है, उसको शेयर इशू कर देती है, और अपना खुद पैसा नहीं लेती है, उसके बदले में क्या कर लेती है, वो उसका एसेट को परचेज कर लेती है। तो ये चीज़ें हमारी किसकी होती हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे बोला भी गया है, व्हेन ए कंपनी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट और बिजनेस एंड मेक्स द पेमेंट टू द वेंडर इन फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ द शेयर इन प्लेस ऑफ द कैश, इट इज कॉल्ड द इश्यू ऑफ द शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी क्या करे, उस एसेट्स को बेच ले। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है, उसको बेच के उसका वैल्यूशन कर ले, कितने रुपए की एसेट थी उसकी। तो ये चीज़ें उसके उन दोनों के बीच के एग्रीमेंट की बात है। बट यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन होता है, कंपनी का कंसंट्रेशन होता है उसकी फिक्स्ड एसेट या बिजनेस को परचेज करने की। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे वो कैश में यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी के बीच में सेटलमेंट होता है। और जो आपका वेंडर था, जिसकी आप यहाँ पे एसेट को खरीदोगे या आपके बिजनेस को खरीदोगे, वो आपका वेंडर हो गया। उस वेंडर को आप कैश के बदले में क्या दोगे, अपने कंपनी के शेयर इश्यू कर दोगे। ये बात होती है हमारी इस कंडीशन में। अब इसके कुछ केसेस बनते हैं कि आपके जो बिज़नेस क्या होती है, बिज़नेस परचेज कर दिया आपने तो कंसिडरेशन आपने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, कंसिडरेशन आपका ज़्यादा हो गया नेट एसेट से, या आपका कंसिडरेशन कम हो गया नेट एसेट से। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपने बिज़नेस को परचेज किया, सॉरी बिजनेस नहीं, एसेट परचेज कर ली, चलो, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट तो डेबिट हो जाएगा। क्योंकि एसेट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि एसेट आपकी इंक्रीज कर रही है, आपने एसेट खरीदी। सन्ड्री एसेट्स का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारे टाइप की एसेट, यहाँ पे अलग अलग बाइफर्केशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट लिख दिया गया है। वो सारी एसेट जो आप परचेज करना चाह रहे हैं वो आपकी सन्ड्री एसेट हो गई। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, टू वेंडर यानी कि आपने इसकी क्या कर ली, अपने कॉस्ट यहाँ पे असर्टेन कर ली कि कितने की ये एसेट है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, जब हम बिज़नेस को परचेज कर रहे हैं, बिज़नेस को, पूरे बिज़नेस को हम परचेज कर रहे हैं, तो इस केस में दो कंडीशन बनती हैं। सबसे पहले तो आपको परचेज कंसिडरेशन समझना ज़रूरी है। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है जो आपके जब बिज़नेस आप किसी का बाई करोगे तो उसके बीच की जो सेटलमेंट होती है, जो पैसे की सेटलमेंट होती है, वही हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है। जो अमाउंट सेटल होता है, ठीक है, बिज़नेस को बाई करने के लिए, वो आपका परचेज कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, परचेज ऑफ द बिजनेस, उसमें आपके क्या फर्स्ट केस क्या बनेगा, जब आप बिज़नेस परचेज करोगे और आपका जो कंसिडरेशन है वो आपकी एसेट से ज़्यादा हो जाएगा। मैं सबसे पहले एंट्री करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आपने क्या करी, एसेट को परचेज किया, ये क्या हो, डेबिट हो जाएगी, सन्ड्री एसेट डेबिट हो गई। ठीक, उसके बाद आप टू क्या करोगे, यहाँ पे अगर बिजनेस में किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी है तो आपका वेंडर कहता है कि ये लाइबिलिटी भी आप ले लो। कैसे लाइबिलिटी क्यों लोगे आप, क्योंकि बिजनेसमैन कहता है कि आप एक काम करना, जितना आपका हम मेरे एसेट का पैसा बनेगा तो उस पैसे में से मेरी लाइबिलिटी को माइनस कर देना, लेकिन लाइबिलिटी का पेमेंट तुम खुद कर देना, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि बिज़नेस तुमने खरीद लिया, अब मैं सिर्फ लाइबिलिटी का पेमेंट थोड़ी ना करूँगा। तो आपने अगर बिज़नेस परचेज कर लिया तो एसेट आपने परचेज करी, तो आप लाइबिलिटी भी यहाँ पे परचेज कर लोगे। लेकिन वो बात की बात है कि आप जो लाइबिलिटी का पेमेंट है, लाइबिलिटी का अमाउंट है, उसकी एसेट में से माइनस करोगे, उसको उतना ही पेमेंट करोगे लाइबिलिटी को माइनस करके। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री ये होगी, सबसे पहले तो आपने एसेट को परचेज किया तो एसेट अकाउंट डेबिट होना ही होना है, ये तो नॉर्मल से एंट्री है। टू, लाइबिलिटी अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री लाइबिलिटी वो होगी जो आपने वहाँ से उससे परचेज, उसकी लाइबिलिटी को एक्वायर किया। ठीक है, ये तो लाइबिलिटी के अमाउंट हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, सन्ड्री लाइबिलिटी की आपने हो गई। ठीक है, और अगर आपके इस केस में क्या होता है, आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है, यानी कि एसेट की अमाउंट आपकी जो है कम है, एसेट की अमाउंट लेस है,
बट आपने पेमेंट ज़्यादा कर दिया है, तो उस केस में कंडीशन क्या होती है कि ये कंडीशन होती है आपकी गुडविल की। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, पहले आपके जो आपने एसेट को परचेज किया उसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, ठीक है, एसेट की कॉस्ट 2 लाख रुपए थी। बिजनेस को जब आपने परचेज किया तो उस एसेट आपने टोटल जो सेटलमेंट किया वो आपने किया 3 लाख में, आपने 3 लाख दिया। ये लाइबिलिटी माइनस करने के बाद भी जो अमाउंट आता है ना एसेट का, वो 2 लाख रुपया था। नेट अमाउंट जो आ गया 2 लाख रुपया था, बट आपने 3 लाख रुपए उसके सेटल किए। क्यों किए? कोई भी बिजनेसमैन इतना तो पागल है नहीं ना कि वो 2 लाख की जो अमाउंट है उसको 3 लाख में यहाँ पे सेटल करेगा। क्यों किया? इसका रीज़न ये है, उसकी गुडविल है मार्केट में, वो गुडविल का पैसा अपना चार्ज करेगा। जैसे कोई नामी कंपनी है, वो क्या करती है, उसका बिज़नेस कभी सालों से चल रहा है और उसके बाद जब वो बिज़नेस बेचती है अपना, तो वो गुडविल का अमाउंट भी चार्ज करती है। जो उसकी मार्केट में रेपुटेशन है उसका भी अमाउंट यहाँ पे चार्ज किया जाता है। इसलिए जो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा था वो आपने उसके गुडविल का अमाउंट पे किया, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख रुपया तो क्या हो गया, उसके एसेट का अमाउंट हो गया, 1 लाख रुपये क्या हो गया, उसका गुडविल का अमाउंट हो गया। तो टोटल जो सेटलमेंट हुआ वो आपका 3 लाख में यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो गई जब आपकी कंसिडरेशन क्या होगी, एसेट से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे बात आती है जब आपकी कंसिडरेशन कम होगी आपके एसेट के उससे, ठीक है। एसेट माना 2 लाख के थे लेकिन आपने पे ऑफ किया 1.5 लाख रुपए। ये क्या बात हुई? ये बात तब हुई जब आपका ऐसा बिजनेस को परचेज किया है जो एक तरह से ख़त्म होने को जा रहा था, ठीक है, जिसकी मार्केट में उतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। तो आप कहोगे कि एक तो तू बिज़नेस बंद होने जा रहा था, ख़त्म होने जा रहा था, ऊपर से हमने अच्छा किया कि तेरे को परचेज कर लिया और तू क्या है, हमें ही आंख दिखा रहा है, या हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, हम तेरे को जितना तेरी कॉस्ट है उससे कम पैसा देंगे, अगर बेचना है तो बेच, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपया दिया तो 50,000 रुपया जो था वो कैपिटल रिजर्व का पैसा था। वो क्या करेगी, जो आपकी कंपनी है जिसने एक्वायर किया है वो उसका 50,000 रुपया कम पेमेंट करेगी। वो आज का आएगा आपका डेबिट, क्रेडिट साइड में आपका कैपिटल रिजर्व। ज़्यादा अमाउंट होगा तो आपका डेबिट में गुडविल की एंट्री हो जाएगी, अगर कम अमाउंट होगा तो आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी। अब फाइनल एंट्री क्या बनेगी, फाइनल एंट्री की बात करते हैं। देखो, सन्ड्री एसेट तो आपने क्या कर लिया, डाल लिए, परचेज कर लिए एसेट, ये डेबिट हो गया। उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटी आपने क्रेडिट कर ली, यानी कि ये कोई लाइबिलिटी अगर है बिजनेस की वो भी आप ले लोगे, ठीक है। बिजनेसमैन ने बोला, जो बेच रहा है बिजनेस, उसने बोला इसका भी आप पेमेंट कर देना, तो आपने ठीक है भाई इसका भी हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन अमाउंट को हम एसेट के अमाउंट में से घटा के ही देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। ये बात होगी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स की, यहाँ पे आ जाएगी एंट्री। उसके बाद आ जाएगी बात टू वेंडर की। वेंडर अगर कुछ पैसा अगर कैश में चाहता है तो वो पैसा भी इसको दिया जाएगा, और इसके साथ ही कैपिटल जब लास्ट में बनाएंगे एक एंट्री और होगी, वो होगी शेयर कैपिटल की। अब ये एंट्री क्यों हुई, शेयर कैपिटल की एंट्री यहाँ पे इसलिए हुई क्योंकि हमने बात करी है जो इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, यानी कि हम शेयर्स को कैश के अदर इशू कर रहे हैं, तो हम किसके लिए इशू क्या पेमेंट करेंगे, शेयर कैपिटल का पेमेंट करेंगे। शेयर्स उसको अलॉट कर देंगे, किसके बदले में, जो हमने उसकी सन्ड्री एसेट्स को यहाँ पे परचेज किया है, उसकी एसेट्स को जो हमने एक्वायर किया है उसके बदले में हम किसका पेमेंट करेंगे, उसको शेयर का पेमेंट करेंगे। तो शेयर हमारा ऑफिशियल नेम क्या है शेयर का, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हमारा इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें कितनी चीज़ें आ गई, एक तो सन्ड्री लाइबिलिटी आ गई, एक हमारा क्या आ गया, शेयर कैपिटल का आ गया। उसके अलावा अगर कोई वेंडर कुछ पैसा कहता है कि मुझे कैश में भी दे दो यार, मुझे सेटलमेंट करना है कुछ, तो आप कुछ पैसा कैश में भी दे दोगे, उसको भी यहाँ पे कर लिया जाएगा। और उसके बाद लास्ट में अगर कैपिटल रिजर्व है तो क्रेडिट में जाएगा, अगर आपका गुडविल की अमाउंट है तो डेबिट में जाएगी। सिंपल सी बात है, इतनी सी ये एंट्री है, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ एक बार फिर से एग्जाम्पल लेके। अब मान लो 1 लाख रुपए की हमारी सन्ड्री जो एसेट थी वो थी, ठीक हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपये। उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटी बाई चांस मान लेता हूँ मैं 10,000 की थी, ठीक है। सन्ड्री लाइबिलिटी मतलब टोटल लाइबिलिटी, जो कहा बिजनेस जो बेच रहा था, जो वेंडर था, उसने कहा 10,000 की लाइबिलिटी बची है यार मेरी, इसको तुम लोग ले लो, इसको तुम ही पेमेंट कर देना, ठीक। इसका अमाउंट मैं एसेट में से माइनस कर लूँगा, और माइनस तो हो ही जाएगा क्योंकि अभी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, ठीक है। तो 10 लाख का जो 10,000 का
10,000 का। 10,000 का जो अमाउंट था वो सन्ड्री लाइबिलिटी का अमाउंट, ठीक हो गया। उसके बाद क्या बचता है, 90,000 रुपये बचता है। अब 90,000 के बदले में यहाँ पे क्या हो गया देखते हैं। यहाँ पे आपने किया जो टू शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल की पहले आ जाएगी, आप पहले कर लेना। यहाँ पे मान लेते हैं 50,000 रुपया आपने शेयर कैपिटल, उसको 50,000 के आपने शेयर इशू कर दिए, ठीक है। ये बात हो गई 50 और एक 60,000, बचे कितने 40,000। अब इस 40,000 कहाँ कहाँ डिवाइड हैं, चलो मान लेते हैं वेंडर ने बोला 10,000 मुझे क्या दे देना, कैश में दे देना, ठीक है भाई 10,000 तुझे भी दे दिए। अब कितना हुआ अमाउंट, फाइनल अमाउंट इतने में सेटल हुआ। तो अब यहाँ पे देखो एंट्री मैच नहीं करेगी, क्योंकि शेयर कितने के इशू किए हमने, उसको 50,000 के शेयर इशू कर दिए। सन्ड्री लाइबिलिटी कितने की, चलो हमने मान लिया 50,000 की अपने पास लाइबिलिटी भी, हमने इसको भी ऐड किया आपने, उसमें 60,000 हो गया टोटल। वेंडर ने कहा 10,000 रुपया मुझे दे देना यार, ठीक है हमने 10,000 तुझे दे दिया कैश या चेक के थ्रू जो भी दिया, 70,000 हुआ। बट अमाउंट तो 1 लाख की है, एसेट तो 1 लाख की है, आप 70,000 दोगे, पागल आपका दिमाग ख़राब हो गया है? नहीं, दिमाग ख़राब नहीं हुआ है। ये जो पैसा बचा है 30,000 रुपया, ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है। हमने 30,000 रुपया उसको कम पेमेंट करी, हमने कहा तेरी मार्केट में ख़त्म है पोजीशन, तू 2-4 साल में बंद हो जाएगा बिजनेस, अगर हमको भेज दे टाइम से हम तेरा उद्धार कर देंगे, वरना तेरे बिजनेस को कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो बेचारा डर गया, उसने कहा आज 70,000 मिल रहे हैं, कल को वो भी नहीं मिलेंगे, तो उसने भेज दिया 70,000 की 30,000 की क्या आ गई, कैपिटल रिजर्व। रिवर्स केस ले लेते हैं, रिवर्स केस में सिर्फ हम ये चीज़ें माइनस करते हैं, हम इसको वही मानते हैं 1 लाख रुपया ही मानेंगे, चलो ठीक। अब यहाँ पे क्या था, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ भी 10,000 ही मानते हैं, 10,000 हो गया। और कैपिटल रिजर्व हमारा क्या था, अब हम मान लेते हैं 70,000, ठीक है। 70,000 की सन्ड्री जो कैपिटल रिजर्व है हमारा, सॉरी कैपिटल रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व तो अब आएगा ही नहीं, क्योंकि हम अब दूसरे केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर कैपिटल 70,000 के हो गए। सन्ड्री लाइबिलिटी उसने बोला यार 10,000 की लाइबिलिटी है, इनका भी तुम जाते जाते पेमेंट कर दो, ठीक है कर देंगे भाई। उसके बाद उसने बोला यार मेरे को 50,000 रुपये तुम उधार मतलब कैश में दे दो, उसका सेटलमेंट कर लेंगे, मुझे कैश में चाहिए पैसा, ठीक है। हमने कहा ले 50,000 तू ले, 10,000 की लाइबिलिटी हो गई तेरी, ठीक है। और तेरा कैपिटल हमने तेरे को शेयर दे दिया, जा 70,000 के तू ऐस कर। अब अमाउंट तो यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहा, 7×5 12, 1 13, ये तो हो गया 1,30,000 रुपया। जबकि एसेट तो हमारी कितने की है, 1 लाख की है, पेमेंट कर रहे हैं हम 1,30,000 की। हम क्या मूर्ख हैं क्या, हमारे पास कोई वो नहीं है क्या, मतलब हमारे पास कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है जो इस अमाउंट को सेटल कर सके? तो बिल्कुल हम बैठे हैं ना, हम करेंगे सेटल। हम क्या करेंगे, 30,000 इसके गुडविल अकाउंट में डालेंगे। तो ये हो गया 30,000, टोटल यहाँ पे हो गया 1,30,000, और नीचे भी हमारी अमाउंट हो गई 1,30,000। सीधी सी बात है, बस यहाँ पे एंट्री हमारी ये सेटल हो गई, फाइनल। ये था हमारा जब हम क्या करते हैं, अपने जो शेयर्स है उसको इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म होती है, इतना काफ़ी है, ठीक है। बहुत चीज़ें कर ली हैं, मैं तो सोचा था जनरल एंट्री भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हो गई है जनरल एंट्री भी, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं आज इसमें, बेसिक टर्म्स देखे हमने, जनरल एंट्रीज़ देखी, ठीक है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ द शेयर्स देखे, टाइप ऑफ द कंपनीज़ देखी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर ये समझ में नहीं आएंगी तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। और इसका हमने जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इसका डिफरेंस भी यहाँ पे देख लिया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसको दोबारा आप रिमाइंड करके भी देख सकते हो वीडियो को, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, और कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। लाइक तो आप कंजूसी करो लाइक करने में, और कमेंट भी आप लोग नहीं करते हो, कमेंट किया करो, बताओ मेरी, या तो आप अप्रिसिएट किया करो, या तो कोई गलती है तो उसको बताया करो, तभी जो है आपकी जो टीचिंग स्किल है ना उसमें सुधार होता है, ठीक है। कोई आपकी कमियां बताए, आपकी कोई तारीफ़ करे, तो तब जाके आप उसको अप्रिसिएट करें या कुछ करें, तो आपको उसमें स्किल में आपके डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक आपने दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। सो गाइज, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, और इस वीडियो को जरूर देखना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।